नमस्कार, मैं अशोक व्यास इनसाइड 28 अशोक व्यास कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए, जहां एक तरफ अक्षय तृतीया की बधाई देने का उत्साह होता है, जहां एक तरफ ईद के अवसर पर मुबारकबाद देने का मौका है, वहीं हम आज बड़े दर्द के साथ में, बड़ी पीड़ा और वेदना के साथ में देख रहे हैं एक ऐसे शहर को जहां से मैं आता हूं। जोधपुर शहर राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अपनेपन की मिसाल दी जाती रही है जोधपुर शहर को लेकर। और ईद की शुरुआत इस बार जब हुई तो क्या घटित हुआ है जिसको लेकर सुर्खियां जोधपुर में ऐसे समाचार के साथ बना है जो जोधपुर के वातावरण, वहाँ के सांस्कृतिक परिवेश के साथ जुड़ा नहीं है। क्यों दंगे हुए, क्यों तनाव है, क्यों पथराव है, क्यों बिखराव है, इन सब सवालों के साथ जोधपुर शहर से निकलने वालों के लिए कहा जाता रहा है कि वो जब तक किले का दर्शन नहीं कर लेते हैं, किले के मेहरानगढ़ दुर्ग के, तब तक उनको खाना हजम नहीं होता है। तो जोधपुर के साथ जो एक लगाव है वो भारत से और जोधपुर शहर से कई दशकों दूर रहने के बाद भी उसी तरह बना हुआ है। कनक गोलिया जी, जो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका को, तो पहले जूम पर वो हमारे साथ जुड़े, उनका मैं स्वागत कर रहा हूँ। नमस्ते कनक जी। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम आपको भी। और हमारे साथ स्टूडियो में न्यू जर्सी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि सेक्रेटरी हैं इंडियन बिजनेस एसोसिएशन के, और जोधपुर शहर से आपका भी ताल्लुक है, शरद अग्रवाल जी। नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है। तो पहले एक सुर्खी सी सुनाई दी थी कि कुछ हो गया है जोधपुर में, और फिर व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे और बहुत सारे समाचार आए। कनक जी, आप बताएं कि क्या कुछ आपने सुना, पढ़ा, क्या हुआ जोधपुर में? आज सुबह जब हमने यहाँ पे इंडियन चैनल पे सबसे पहले न्यूज़ सुना खोला, तो सबसे पहले पूरी डिटेल में वहाँ की बता रहे थे कि क्या हुआ। और जो भी हुआ, जो भी पक्ष दोनों तरफ से हुआ, वो दोनों बहुत दुखद बात है। और अपने राजस्थान जोधपुर में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। मैं तो इतने सालों से वहाँ रहा, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं जी। कि थोड़ा सा खुलासा करना पड़ेगा। हमारे दर्शक जिन्होंने समाचार सुना पढ़ा नहीं हो, उनको कुछ विवरण बताना पड़ेगा कि हुआ क्या। जो हमने देखा टीवी पे, जब यहाँ से जो फोन आया उसका ये आया कि भाई जब पहले दिन जो हुआ उसके बाद तो पुलिस ने कंट्रोल कर लिया था। अच्छा। दूसरे दिन जब वो लोग नमाज अदा करने के बाद, जब जो उसके बाद जो स्थिति बिगड़ी वो संभल नहीं पाई। और मेरे ख्याल से वहाँ इतनी ज्यादा पुलिस भी नहीं थी कि वो इन लोगों को इतना कंट्रोल कर सके। तो इसको थोड़ा मैं कनक जी आपके पास वापस आता हूँ। शरद जी, जो मेरी समझ से जो आपने बताया कि जो पहले शाम को हुआ था, तो वहाँ पर एक स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति जो थी, उसके ऊपर काला रंग पोतने की कार्यवाही के साथ साथ वहाँ पर कुछ झंडे खास समुदाय के लगाए गए, एक हटाए गए। उस पर किसी के द्वारा जो रोकथाम करने की कोशिश की गई, तो कुछ झड़प हुई, कुछ दंगा हुआ। शरद जी, उसके बाद की स्थिति, जो ये पिछली रात की स्थिति हुई, यानी ईद से एक दिन पहले की, उसके बारे में और आपने क्या सुना? आप सबको नमस्ते। अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। पहली बात तो जोधपुर में ये होना ही अपने आप में एक हृदय विदारक बात है, क्योंकि मारवाड़ प्रेम के लिए जाना जाता है, सौहार्द के लिए जाना जाता है। जो बात हुई घर पे और जोधपुर में सब परिवार वालों से, उनसे ये पता पड़ा कि रात को 11 बजे कुछ व्यक्तियों ने जाकर के आदरणीय बिस्सा जी की मूर्ति के ऊपर सबसे पहले उनके ऊपर आँखों पे काली पट्टी बांधी, और उसके बाद में उनके ऊपर रंग पोत के और झंडा, भारतीय झंडा या कहिए कि जो भी झंडा लगा था वो मैंने नहीं देखा, वो झंडा हटा करके उन्होंने उनको झंडा लगाया। और उसके बाद में जो वहाँ के विधायक हैं उनके घर बाहर जाकर के थोड़ा बहुत तूफान किया। जब उन्होंने तूफान किया तो विधायक जी ने पुलिस को राइट अवे फ़ोन किया और कहा कि भाई ये सब क्या हो रहा है। अगर ये झगड़ा कल बढ़ जाता है, क्योंकि कल ईद है, और अगर कल ये झगड़ा बढ़ जाता है तो जोधपुर के अंदर का वातावरण एकदम बिगड़ जाएगा। तो बेटर ये है कि आप धारा 144 लगाइए, या इसके ऊपर जो भी आपको एक्शन लेना है आपको राइट अवे एक्शन लेना चाहिए।
संयोगवश या राजनीतिक कारणोंवश क्या व्यवस्था रही या क्या कोई कारण रहे, 144 धारा जो लगी वो नमाज के बाद में लगी। और सुनने में यह आया कि नमाज के बाद में कुछ उपद्रवी तत्व किसी भी समुदाय से हों, यह अप्रिशिएबल नहीं है। भारत प्रेम का प्रतीक है और राजस्थान और जोधपुर तो स्पेशली अपनायत का प्रतीक है। जैसे आज हमारे प्रेमल जी भंडारी ने भी कहा था कि भाई जोधपुर में ये होना अपने लिए बहुत बुरी खबर है। ये वहाँ पे ये सब होना और समय पे उसका निर्णय नहीं लेना, जैसे यूट्यूब में, टीवी में सब जगह आया कि 2 घंटे 3 घंटे बाद पुलिस पहुंची, ये अनुचित नहीं लगा, उचित नहीं लगा क्योंकि किसी भी तरह से समाज में कोई भी तरह का उपद्रव होना बिजनेस का नुकसान होता है, व्यक्तियों का नुकसान होता है, जैसे गाड़ियों का नुकसान हुआ है। और किसी भी समुदाय के व्यक्ति को कोई भी चोट आई है तो कोई भी व्यक्ति घर से ये सोच के नहीं निकलता है कि जब मैं आऊँगा तो मेरा सिर खून से रंगा होगा या मैं वापस घर पहुँचूंगा या नहीं पहुँचूंगा। कनक जी, अब फिर से आते हैं वापस, जो आप बता रहे थे कार्यक्रम शुरू होने के पहले, तो फ़ोन पर और इस तरह की समाचार मिले कि किसी के पीठ में छुरा घोंप दिया गया, बच्चों के ऊपर पत्थर मारे गए, कई गलियों में इस तरह की हरकतें हुई हैं। तो उसके बाद जो एक भय का वातावरण बन जाता है, उसको मिटाने की दृष्टि से जब प्रशासन हरकत में आया तो उसके बीच में भी काफ़ी अधिक समय लग गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। कनक जी, हाँ, अपन तो अमेरिका में बैठे हुए हैं तो वहाँ की बातें सिर्फ या तो न्यूज़ से सुन सकते हैं या अपने रिश्तेदारों से सुन सकते हैं या दोस्तों से सुन सकते हैं। यही दिखाया जा रहा था सुबह टीवी पे कि अगर थोड़ी और ज़्यादा सख्त व्यवस्था होती तो अपन ये थोड़ा होने से बच सकता था। अब इसमें सवाल ये आता है जिसके बारे में हम में से कोई भी नहीं जानता है, बल्कि जो लोग जोधपुर में बैठे हैं या प्रशासन में उनको भी पता नहीं होगा, लेकिन ऐसा कैसे हो जाता है कि बड़ी संख्या में लोग एक साथ जमा होके, और कई ऐसी गलियां जोधपुर की जो एकदम चुपचाप सी गलियां हैं, एकदम वहाँ पे कभी इस तरह के कोई हालात तनाव वाले देखे सुने नहीं गए आमतौर पर। तो शरद जी, इसके पीछे क्या मानसिकता आपको लगती है? ये ऐसा वातावरण में क्या घुल गया? देखिए, राजनीतिक परिवेश अब बदल रहा है हर जगह पे। आप देखिए, रामनवमी भी हुई तो भगवान हनुमान जी की जयंती हुई तो भी भारत के 9 राज्यों के अंदर ये सब उपद्रव हुए। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ये सब सोची समझी साजिश है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से किसी न किसी की बैकिंग है। इसीलिए आज हमारे जो भारत के जल संसाधन मंत्री हैं महाराजा अपने गजेंद्र सिंह शेखावत, मतलब वो सबके लिए गजेंद्र सिंह जी हैं लेकिन हमारे लिए गजी बना है, क्योंकि मैं और वो एक ही मोहल्ले के रहने वाले जोधपुर से हैं। तो गजी बना ने भी जालोरी गेट पे आकर के सबको ये रिक्वेस्ट किया कि भाई देखिए, आप लोग अभी शोर मत करो, हम लोग वो नहीं हैं कि शोर करें या कोई तूफान करें या कोई नुकसान करें। पहले मेरे को प्रशासन से बात करने दो कि भाई उन लोगों ने क्या किया है। अगर प्रशासन आपकी बात को नहीं मानता है या आपकी बात को नहीं सुनता है, उसके बाद में हम जालोरी गेट पे बैठ करके धरना देंगे या किसी से बात करेंगे। तो एक ही साइड से अगर रोजाना ये सब होता रहे या किसी भी तरफ से ये होता रहे तो कहाँ तक वाजिब है ये वाजिब तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके दोनों पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है कनक जी। एक तो ये कि इस तरह का जो विध्वंस करने का भाव है उसका बीज कहाँ से आ जाता है, क्योंकि जैसे शरद जी कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं, और हम आमतौर पर यही मानकर चलते हैं, सब प्रसन्नता से मिलजुल कर और ऐसे वातावरण में आगे बढ़ सकते हैं जहां अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हों और एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर चलते हों, जो कि एक सहज स्वभाव भारतवर्ष का भी विशेष करके जोधपुर शहर का रहा है। तो कनक जी, ये जो एक इस तरह की वृत्तियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं, उसके पीछे आप क्या सोच सकते हैं? क्यों ऐसा? इसमें मुझे ये भी जोर देने दें कि राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते ही हैं, वो प्रारंभ हो गया है। और जैसा कि आप और मैं जानते हैं, केंद्र सरकार अलग दल की है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत जी का आज जन्मदिन भी रहा, तो 3 बजे तक लोग उनके पास जो फूल गुलदस्ते लेके आते रहे, तो बाद में उन्होंने उस पर भी अपनी तरफ से कहा कि कोई न लेकर आए गुलदस्ते इत्यादि। पर उन्होंने और कांग्रेस ने
इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह का तनाव फैलाने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर आरोप लगा देगी कि आप कानून व्यवस्था का ठीक ध्यान नहीं रख रहे हैं। पर इस सब में जो प्रभावित सर्वाधिक होता है वो तो आम आदमी है, आम जनता है। आप क्या सोचते हैं कनक जी, समाधान कहाँ है अगर सिर्फ आरोप प्रत्यारोपों में ही ये बात अटक जाए? अपन लोग पॉलिटिकल चीज से बिलीव नहीं करते हैं। दोनों पार्टियों में अपन नहीं सोचते हैं कि कौन गलत है कौन राइट है, पर मेन चीज है इस हर दंगे में मरता कौन है, हर दंगे में परेशान कौन होता है? आम आदमी। और हर तबके में कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़े खराब तरह के लोग होते हैं जो उकसाते हैं, और उसके कारण बिना सोचे समझे लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसमें एक्चुअली जो जिस समुदाय के हैं, दोनों समुदाय के नेताओं को, दोनों समुदाय के लोगों को बैठ के सौहार्दपूर्ण ढंग से बात करनी चाहिए, जो पहले भी होती थी, हमने बचपन से देखा है। और ये एक्चुअली शेखावत साहब का है, और उधर अशोक जी गहलोत जी का भी जोधपुर उनका खुद का घर है। तो ये जोधपुर में होना मेरे को बहुत कम समझ में आया, क्यों आज तक जोधपुर में मैं जो देख रहा हूँ बचपन से, तो आज तक ऐसा कभी माहौल हुआ नहीं कि जिसमें झगड़े हों। दोनों तरफ से कभी तनातनी हुई भी मेरे को आज भी याद है कि जब संगम और लीडर एक साथ मूवी लगी थी तो कुछ लोगों ने माथामोड़ी करने की कोशिश की थी, पर लोगों ने आपस में प्रेम पूर्वक बैठ के बात खत्म कर दी। तो इसका चक्कर यही है कि मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिकल पार्टी है, पर दोनों तरफ के लोगों को बहुत शांति से बैठ के समझदार लोगों की तरह बात करके जो अपने जोधपुर का सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको वापस लाना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। ये होना चाहिए। अब कैसे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसकी तय में अपन लोग यहाँ से बैठे बैठे नहीं जा सकते। वहां के लोग जो बैठे हुए हैं उन्हीं को इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और आज जैसे देखा, शेखावत साहब को देखा, अशोक जी गहलोत जी को देखा, पूरे लोगों को देखा, तो सबका जो है सबका यही संदेश है कि भाई यहाँ पे जो है अच्छा वातावरण होना चाहिए, अच्छी तरह काम होना चाहिए और अच्छी बात होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तय में जाने के लिए तो वहाँ के लोगों से अपने को बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही, लोगों से जी आप सही कह रहे हैं। और कई बार वहाँ रहते हुए भी तय में जाना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कई बातें जैसे ऊपर दिखाई देती हैं वैसे वो पीछे से नहीं होती हैं, और कई षड्यंत्रकारी ताकतें भी आ जाती हैं किसी स्थिति को अपने किसी ऐसे स्वार्थ को साधने के लिए, औरों को उकसाकर इस तरह के बलवे करवा सकती हैं। पर जैसे आप कह रहे थे मुझे भी याद आता है, और मैं बहुत बरस जोधपुर में रहा भी हूँ, मेरा जन्म भी जोधपुर का है, और एक समय में हम मिसाल देते भी थे और सुनते भी थे। तो एक तरफ राजस्थानी भाषा के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा नाम भारत का, राजस्थान जोधपुर का जहूर खां मेहर साहब, प्रोफेसर साहब, तो वो इतने प्रेम से मारवाड़ी बोलते थे और उनका एक अलग भाव उपस्थिति का रहता था। और इसी तरह से जो उर्दू के एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर हैं शीन काफ निज़ाम साहब, तो वो मूलतः हिंदू समुदाय से आते हैं, अगर शरीर के रूप में देखा जाए तो। वैसे तो वो पूरी दुनिया के हैं ऐसा मान लिया जाए, क्योंकि एक शायर जिस जगह से बोलता है और वो सबको जोड़ने की बात करता है, तो ऐसे शख्सियत जोधपुर में हैं। और मैं शरद जी के पास जाने से पहले हमारे जोधपुर के एक युवा शायर, जिनका नाम अभी मुझे ठीक याद नहीं आएगा, पर उनका ये शेर है और वो जोधपुर के परिवेश के बारे में हमें संकेत करता है। उन्होंने ये कहा कि मुसाफिर कोई अपने घर लौट जाए, मुसाफिर कोई अपने घर लौट जाए, मेरे शहर की ये रिवायत नहीं है। मतलब इतना प्रेम आने वाले को भी मिलता है जोधपुर की धरती पर कि वो वहीं बस जाना चाहता है। और ऐसे कई लोग हैं, सरकारी नौकरी में थे, जोधपुर में रिटायर हुए तो उन्होंने वहीं मकान लेके रह गए, क्योंकि वो पूरा वातावरण ऐसा है कि वहाँ पे अपनापन ही अपनापन है। तो शरद जी, ये स्थिति जो हम दूर बैठे देख रहे हैं, और कनक जी ने कहा कि इसका समाधान तो वहीं मिल सकता है, वो बात ठीक मानते हुए विश्लेषण की तरफ से चिंतन की तरह जब हम सोच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को असरकारी कदम उठाने चाहिए जो इस स्थिति को पुनः उस तरह के सामंजस्य की तरफ ले जाए, या सामाजिक दृष्टि से और जो शैक्षणिक संस्थाओं में भी कुछ और अतिरिक्त प्रोएक्टिवली
करना चाहिए ताकि ऐसी स्थितियों की पुनरावृत्ति नहीं हो और बल्कि तो ये भड़के भी नहीं? देखिए, मैं मानता हूं कि पूरा राजनीति से प्रेरित है, अदरवाइज आज महाराज साहब गज सिंह जी को भी ये निवेदन नहीं करना पड़ता कि भी आप लोग शांति और सौहार्द बनाइए। जिनको हम नौकोटी मारवाड़ के धनी कहते हैं, जो हम सबके पिता समान हैं, उनको ऐसी स्थिति में आकर के कहना पड़े, ये हम सबके लिए शर्म की बात है। और जहाँ तक प्रीवियसली या बाद की बात है, तो चाहे करौली में हुआ, तो चाहे दिल्ली में हुआ, तो हर जगह पे पहले से सूचना राज्य सरकार के पास उनकी इंटेलिजेंस से पहुंच गई होती है कि भी इस तरह की सिचुएशन बन रही है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी हम राज्य सरकार के लेवल पे उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी समझ से परे की बात है। अगर हम शुरू से समझ जाएं तो ये स्थिति आएगी नहीं। और मैं नहीं सोचता कि सारे लोग गलत हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हैं, लेकिन जो कुछ गलत तत्व हैं, जो कुछ अराजक तत्व हैं, उनकी वजह से आज हर जगह पे हम लोग मीडिया में बने हुए हैं, हर जगह पे हमारा नाम खराब हो रहा है, हर जगह पे हमारी बेइज्जती हो रही है। क्यों? कर सकते हैं इसको, हम कर सकते हैं, प्यार से मिलकर के बैठ करके बात कर सकते हैं कि भाई अगर आपकी कोई डिमांड, वाजिब डिमांड है तो बताइए ना, चाहे कोई भी हो। सामने आकर के सरकार से बात करें कि हमारी स्थिति है और हमको आपसे ये चाहिए। झगड़ा इस बात का नहीं है। अब आप जो कह रहे हैं उसका अगर आप उत्तर जो घटनाक्रम हुआ है उसमें ढूंढेंगे तो ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि वो शुरुआत वहाँ से हुई जहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे झंडे वहाँ पे लगा दिए जो कि वो गलत था। वो गलत था ना। तो आप जब कह रहे हैं कि वो आके कहें कि हमारी मांग है, इसमें तो मांग नहीं है ना, ये तो एक अलग प्रकार का सुनियोजित कार्यक्रम है ना अशोक जी। मैं देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो मेरे देश का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, चाहे वो किसी भी समुदाय से है। आज अगर मैं अमेरिका में रहकर के अगर अमेरिका के विरुद्ध में सोचता हूं तो मुझे अमेरिका में रहने का कोई हक नहीं है। जिस जगह से मुझे रोटी मिल रही है, जिस जगह मेरे बच्चे पल रहे हैं, उस जगह को अगर मैं कर्ज करता हूं, मुझे क्या हक है वहां पे रहने का? तो ऐसी स्थिति बन गई कि पत्थरबाजी हुई, लोग घायल हुए और स्थिति आराम से नियंत्रण में आई भी नहीं। उसके लिए फिर धारा 144 लगाने अभी तो कर्फ्यू लगा है 10 जगह पे जोधपुर में, क्षेत्रों में लगाए, जो कि कभी बहुत लंबे समय से सुना भी नहीं कि जोधपुर में कर्फ्यू लगा हो। तो कनक जी, ये स्थिति व्यवसाय की दृष्टि से, शांति की दृष्टि से और एक सुरक्षा की भावना बनी रहे, उस दृष्टि से भी बहुत चिंताजनक है। और विशेष करके जैसा मैं पहले भी कह रहा था, जब जोधपुर शहर में ऐसा होने लग जाए तो ऐसा लगता है कि भारत में कहीं एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी उथल पुथल वाली स्थिति है। तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ कनक जी, आपने भी सुना होगा भारत के प्रधानमंत्री अभी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर हैं। जर्मनी में उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ, बहुत सम्मान उनको मिला। वहाँ के भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए भी जो बड़ी प्रेरणादायी बातें उन्होंने कही, और 135 करोड़ लोगों की बात मैं कह रहा हूँ, उनका प्यार, ये सब वो जो इस एकत्व की बात भारत से बाहर जाके कर रहे हैं। और भारत में कई स्थानों पर जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं, तो क्या लगता है आपको इन दोनों में कोई एक समन्वय का कोई तारतम्य स्थापित होता निकट भविष्य में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में? और क्योंकि कई राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, वो केंद्र के निर्देशों के पालन में भी कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत ऊंच नीच बन रही है, चाहे बात पश्चिम बंगाल की हो, महाराष्ट्र की भी हो, राजस्थान में भी कुछ इस तरह की स्थितियां। और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से भी कई बार खुले आम आलोचनात्मक टिप्पणियां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए होती रही। तो ये जो एक सेंटर और स्टेट के रिलेशन वाली बात भी कहीं इस पूरे दृश्य में आपको लगता है कुछ रेलेवेंट है कनक जी? अगर आप ये देखो, ये क्या है, अपने पास जो आज़ादी है और अपन लोग उसका जो नाजायज उपयोग करते हैं, वो इसका एक कारण है। चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे अशोक जी हो, ये सभी, चाहे शेखावत साहब हो, चाहे अपने कोई भी नेता हो, ये लोग सब अच्छी जगह से आए हुए हैं। और सबका कभी इनका एम ये नहीं होता है कि लड़ाई हो, झगड़े हो। ये तो हर समुदाय में कुछ ज्यादा असामाजिक तत्व होते हैं जो ये जानबूझ के करते हैं, और वो पीछे हट जाते हैं। और मरते बेचारे जो भीड़ वाले लोग हैं, भगते हैं, भागदौड़ में मरते हैं, वो उनकी हालत होती है। वो लोग कभी नहीं, वो तो ऊपर से बैठ के पत्थर बरसाते हैं या जो नीचे से बैठ के तलवारें निकालते हैं। तो ये तो सब जो है आम आदमी की के लिए खराबी है। और ये पॉलिटिकल विषय है। पॉलिटिकल विषय में मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि अशोक जी भी मेरे मित्र हैं और इधर मैं
इस बीजेपी से भी लोगों से मेरी दोस्ती है, पर अपन यहाँ बैठे हुए अपन यही कह सकते हैं कि भाई इन लोगों को बैठ के, दोनों समुदाय के लोगों को जो है जैसे पहले बैठते थे, बैठ के उन लोगों से कंट्रोल करना चाहिए कि जो ये एक्शन के ऊपर रिएक्शन करते हैं। सबसे बड़ा झगड़ा वही चालू होता है कि छोटा एक्शन होता है, उसके ऊपर रिएक्शन होता है, फिर उस रिएक्शन के ऊपर वापस रिएक्शन होता है, और वो फिर जो असामाजिक तत्व हैं उनको चांस मिल जाता है ये चीजें खराब करने का। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, मेरी सिस्टर है, वो ऐसे मोहल्ले जहाँ 80% मुसलमानों के घर है, वहां कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां असामाजिक तत्व ही नहीं। जहाँ असामाजिक तत्व है वो इस तरीके से पहले से तैयारी करते हैं और एक चीज चालू करते हैं, उसके बाद इतना तेजी से रिएक्शन होता है, फिर उसके बाद वो और ज्यादा हो जाता है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से आज जो है अशोक जी ने, चाहे शेखावत साहब ने, या जो भी अपने गज सिंह जी महाराज साहब ने जो कहा है, उसके हिसाब से इन सबको बैठ के बात करके, दोनों पक्षों से मिलके, जो उनके भी दोनों लीडरों से बैठ के बात करके, जो जोधपुर में पुराना जो अपने बचपन से लेके आज तक देखा हुआ है वो स्वादपूर्ण वातावरण वापस पैदा करना चाहिए। मेरी यही कहने का है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि कुछ लोग होते हैं, पर ये जो कुछ लोग होते हैं वो बाकी पूरे, जैसे कहते हैं एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, वो वाली स्थिति रहती है। और मैं फिर से जानना चाहूँगा, जो पावन दिन है जो हमें आगे बढ़ने की, मिलजुल कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, उन दिनों इस तरह की कार्रवाई करने के पीछे जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं उनको सफल नहीं होने देने के लिए भी थोड़ा तटस्थ होकर, थोड़ा दूर से ऐसा भाव लेके कि हमें समन्वित रूप में रहना है। और जैसे आपने बहुत सही उदाहरण दिया कि इतने प्रतिशत मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उस मोहल्ले में शांति रही, और तो कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह प्रभावित हो जाते हैं, वो प्रभावित न हो। इस सब के लिए बहुत मुस्तैदी से और बिना किसी शिथिलता के मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। तो एक जो अविश्वास का वातावरण बन जाता है, उसको दूर करने के लिए आपसी समझ को बढ़ाने की आवश्यकता है। और कई बार जो इंटरफेथ के कार्यक्रम होते हैं वो बड़े ऊपरी सतही रह जाते हैं, वैसा नहीं होके आत्मिक स्तर पर जुड़ने का प्रयास करना आवश्यक है। जैसे मुझे याद आता है कि ईद पर किसी मित्र के घर जाके, जोधपुर में भी सेवैयाँ खाने का मौका होता रहा है, या अगर कुछ ऐसे दोस्त भी थे जिनके यहाँ ईदी देने का था, तो वो बाकी के जिनका मुस्लिम समुदाय से नहीं थे वो भी ईदी प्रेम से लेते देते थे। ये सभी त्यौहार ऐसे ही हैं कि वो एक दूसरे को जोड़ें, और जुड़कर आगे ही बढ़ा जा सकता है, तोड़ने से, विध्वंस से। और वो पत्थर जो जिस तरह से काम आते हैं, तो इमारतें बनती हैं, पुल बनते हैं, वो पत्थर किसी को चोट पहुंचाने के काम आए, ऐसी स्थिति नहीं आए। इसके लिए शरद जी, और आप क्या सोच सकते हैं मीडिया की भूमिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सोशल मीडिया पे जो लोग प्रतिक्रियाएं अपनी व्यक्त करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या? मैं पहले जो आप कनक रास्ता से बात कर रहे थे उसके ऊपर आपको अपने मन की बात कहना चाहता हूं। जैसे आपने कहा कि भाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार का समन्वय कभी नहीं होगा जब तक दोनों जगह पे एक सरकार नहीं। मैंने ये नहीं कहा, पर ऐसा दिखाई दे रहा, और वो सही है। और इसीलिए मोदी जी ने दो उनके कोटेशन थे। एक सबसे पहला तो ये था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। व्हाट डज दैट मीन? कि भी आप आराम से जियो ना, क्या तकलीफ हो रही है। दूसरा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसका मतलब क्या है कि खाली राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को ही काम करना है, सबको मिलकर के काम करना है। और जहाँ तक आपने मीडिया की बात कही है, मीडिया निश्चित रूप से आज का मीडिया जो 20 साल पहले था उससे काफ़ी जागरूक हुआ है। हर चीज़ को पब्लिक के सामने लाता है, हर चीज़ को पब्लिक की ओपिनियन लेता है, हर चीज़ के मैसेज सेंट्रल लेवल तक पहुँचाने का प्रयास करता है। मैं समझता हूँ कि मीडिया जो आज कर रहा है उनको थोड़ा सा और पॉजिटिव होकर के और सही वाइब्स को स्प्रेड करना चाहिए कि भाई अगर ये किया जाए तो ये और अच्छा हो सकता है, जिससे लोगों के अंदर थोड़ी अच्छी भावना जागृत होगी और एक दूसरे के साथ में मिलकर के रहने का प्रयास करेंगे। जो मिलकर रहने की बात है उसमें जैसे आपने बताया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और मैंने भी उल्लेख करा, तो मुझे अचानक याद आया कि अपने राजस्थान एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका के कार्यक्रम में जो पहले वाला कार्यकाल था मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत जी का, और वो आए थे, तो मुझे उनसे इंटरव्यू लेने का अवसर हुआ था। उस वक्त भी संयोग से शायद केंद्र में अटल बिहारी जी थे या तो मैंने उनको पूछा कि ये केंद्र में अलग और राज्य में अलग हैं पार्टी, तो इससे कोई विकास पर बाधा तो नहीं होती है? तो
उस समय के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने मुझे ये कहा था कि अशोक जी, इसके बारे में जब आप भारत आएंगे तब बात करेंगे, पर यहाँ तो मैं यही कहूँगा कि पूरा भारत एक है। तो वो जो एकत्व का भाव था और उनके मुख से कोई आलोचनात्मक टिप्पणी केंद्र सरकार के लिए नहीं निकली थी, मुझे लगता है अशोक गहलोत जी की अभिव्यक्ति में भी बहुत अधिक परिवर्तन आ गया। और अब ये भी नहीं रहा है कि विदेश में क्या कहा जा रहा है और घर में क्या कहा जा रहा है, क्योंकि जो बात जहां भी कही जा रही है वो पूरी दुनिया में तुरंत पहुंच जाती है, जो कि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। इसलिए कुछ चीज़ें जो पहले अधिक समय लेती थी वो बहुत जल्दी विस्फोटक भी हो जाती है। और इस कड़ी में समय कम है, लेकिन मैं कनक जी ये मैं मेरा ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूँगा। हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं वो हमारा मानस भी अलग है, और हमारा जो उद्देश्य है इस बातचीत को करने का, हमारी पीड़ा के साथ साथ ये मेक श्योर करना है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, और हमारा जो प्यारा जोधपुर शहर है, बल्कि हमारा पूरा प्यारा भारत, पर विशेषकर हम अभी जोधपुर केंद्रित बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरह का समन्वय बना रहे। पर सवाल ये है कि जब मीडिया बात कर रहा होता है आजकल, तो वो एक स्टैंड लेके बात करते हैं, जो कुछ हद तक शायद ठीक भी हो सकता होगा, पर वो क्या एक कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और अगर वो प्रश्न चिन्ह किसी एक वर्ग विशेष या एक पॉलिटिकल पार्टी विशेष या एक धर्म विशेष, मजहब विशेष के लोगों पर लगाते हैं, तो वो भी क्या होता है कि लोगों का रिएक्शन उससे जिस तरह का आता है वो सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में सहायक नहीं होता। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये एक बड़ा ही डेलिकेट बैलेंस मुझे लगता है मीडिया के लिए ज़रूरी हो जाता है, खास करके ऐसे मामलों में। मीडिया का तो जहाँ तक ताल्लुक है, हर मीडिया कहीं न किसी जगह से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए अपन ये नहीं कह सकते हर मीडिया तटस्थ है या न्यूट्रल है। तो जो उनकी जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आते हैं उस हिसाब से उनका काम होता है। चाहे यहाँ पे भी आप देख लीजिए तो वही हालत है। आप CNN देखो, फॉक्स देखो, दो अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करते हैं और उनके विचारों को व्यक्त करते हैं। सेम चीज अपने इंडिया में भी है। केंद्र और राज्य सरकार में यहाँ पे भी आप देखो, जब कोरोना हो रहा था तो बिल्कुल रिवर्स बातें चल रही थी। केंद्र कुछ कह रहा था, राज्य कुछ कह रहा था। इन चीजों को हम रोक नहीं सकते हैं, आप समझे नहीं। इसमें तो ये है कि जहाँ ऐसे चीजें हैं, इस चीजों पे तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक होने चाहिए। जो सुरक्षा है, नागरिक की आम सुरक्षा है, इसके लिए ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टी एक दूसरे को ब्लेम करे, होना नहीं चाहिए। इससे कोई फायदा नहीं होना। इससे आम आदमी का कोई फायदा नहीं होना। जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, समय हमें अनुमति नहीं दे रहा हमारी बातचीत को और आगे ले जाने की। शरद जी, मैं आपको भी धन्यवाद करते हुए 20 सेकंड में आप कुछ कहना चाहें तो। देश में भाईचारा और प्यार बना रहे, श्री हरि से यही प्रार्थना है, भगवान परशुराम जी से यही प्रार्थना है, राम जी से यही प्रार्थना है, और अल्लाह मियाँ से भी यही प्रार्थना है कि सबके साथ में मिलकर के चलो, कोई बुराई नहीं है, 4 दिन और प्यार से जी सकेंगे। बहुत सही आपने कहा शरद जी, और कनक जी का धन्यवाद करते हुए आप सभी का आभार हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। फिर एक बार आपके साथ रेखांकित करना चाहूँगा वो पीड़ा, वो दर्द, वो वेदना जो जोधपुर जैसे शहर में इस तरह के वातावरण और इस तरह की विध्वंसकारी घटना के बाद होती है, वो आप तक पहुँचाने के साथ साथ ये प्रार्थना कि शांति, सौहार्द, समन्वय का वातावरण जल्दी से जल्दी स्थापित हो और ऐसे प्रयास हों कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अशोक व्यास को, शरद जी और कनक जी को धन्यवाद देने के साथ साथ आपको आभार, अनुमति दें। नमस्कार। नमस्ते।